सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के पोडियम क्लासेस में। मैं हूं पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं युग। साथियों, कल हमने पढ़ा था अनुपात के बारे में। आज उसी कड़ी में आगे आज हम लोग पढ़ेंगे समानुपात को। तो समानुपात क्या होता है और समानुपात में दो प्रकार होते हैं, वो कैसे कैसे सवाल आते हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। और कल एक रखेंगे, वो पूरा इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको करा देंगे, क्योंकि पिछली बार बच्चों की शिकायत थी कि सर आपने चैप्टर्स तो करा दिए थे लेकिन क्वेश्चंस की कमी थी, आपने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस नहीं कराए थे। तो इस बार मैं यही करूंगा कि पहले एक चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है डीएलएड में, वो हम सारे सॉल्व करा देंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे समानुपात को। समानुपात अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है। तो समानुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात समान होते हैं तो वो समानुपात कहलाते हैं। सिंपल सा है, कुछ नहीं। जब दो अनुपात समान होते हैं यानी कि बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समानुपात। समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अनुपात। ठीक है, सम धन अनुपात से बना है समानुपात। जब दो अनुपात समान होते हैं तो वे समानुपात कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर 2:3 और ये समानुपात का चिन्ह ऐसे होता है। अनुपात में 2 बिंदी लगती है, समानुपात में 4 बिंदी। तो 2:3 समानुपात 4:6। ठीक है, तो 2:3 समानुपात 4:6। अब सर कहेंगे कि सर कैसे बराबर है? तो ठीक है, दिखाते हैं हम आपको। 2:3 क्या होता है? 2/3। ठीक है, अब ये 4:6 क्या होगा? 4/6। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो देखो आने के ना 2:3 और ये बराबर क्या हो गया? 2:3। ये भी 2/3 आ गया। देखो ये 2/3 तो ये भी 2/3। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? बराबर है। तो जब दो अनुपात बराबर होते हैं, जब दो अनुपात समान होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समानुपात। और समानुपात को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। कौन से? ऐसे ऐसे 4 ठो बिंदी रहेगी, तो ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, इस पे बड़े इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग हल करिए, मजे करिए। ठीक है, चलिए बता देते हैं आपको क्वेश्चंस। जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या है। पहले आपको क्वेश्चंस बता दें या फिर बताते चलते हैं? ठीक है, या ऐसा करते हैं ना, आपको बता देते हैं समानुपात कितने टाइप का होता है। चलिए छोटा सा और बचा है, समानुपात हो गया। समानुपात 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पहला प्रकार होता है अनुलोम समानुपात। क्या होता है? अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अनुलोम समानुपात क्या होता है? जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ती है उसी अनुपात में, तो वो अनुलोम समानुपात कहलाता है। क्या चीज? जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती है तो वो अनुलोम समानुपात कहलाता है। और दूसरा क्या है? जैसे देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। जैसे क्या है कि एक रेलगाड़ी क्या है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? ऑब्वियस सी बात है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो ये क्या है? अनुलोम समानुपात है। जैसे रेलगाड़ी का घंटा बढ़ा, 1 से 2 हुआ, वैसे ही उसका दूरी भी बढ़ गया, 30 से 60 हो गया। तो जब घंटा बढ़ने के साथ साथ दूरी भी बढ़ रहा है तो वो क्या है? अनुलोम समानुपात है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा क्या होता है? प्रतिलोम समानुपात। क्या चीज? प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात ये क्या होता है? इसे देखिए। जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती है तो वो क्या कहलाता है? प्रतिलोम समानुपात। क्या चीज? प्रतिलोम समानुपात। जैसे एक काम को मान लीजिए कि वो कोई काम है, कोई घर बन रहा है। ठीक है, उसमें एक काम को, उस घर को बनाने में 30 मजदूर जो हैं ये 60 दिन लेते हैं। 30 मजदूर 60 दिन में वो घर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर उसी घर को बनाने के लिए केवल 15 मजदूर लगाए जाएं
तब कितने दिन लगेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर 30 मजदूर 60 दिन समय लेते थे तो 15 मजदूर अगर लगेंगे तो वो ज़्यादा समय लेंगे, दूना समय लेंगे, वो 120 दिन में बनाएंगे। समझ में आया? अगर 30 मजदूर मिलके किसी घर को 60 दिन में बनाते हैं तो अगर हम 15 ही मजदूर लगाएंगे तो वो डबल समय लेंगे, 120 दिन का समय लेंगे। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मजदूर घट रहे हैं, मजदूरों की संख्या घटी लेकिन दिनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ध्यान से देखो आप, मजदूरों की संख्या तो घटी है लेकिन दिनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। इसमें क्या था कि जब हमने घंटे को बढ़ाया तो उसी के साथ साथ दूरी भी बढ़ गई, बढ़ने के साथ साथ बढ़ा। लेकिन इसमें क्या है कि जब हमने मजदूरों की संख्या घटा दी तो ये क्या हुआ, हमारा समय बढ़ गया। मतलब कि एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मजदूर बढ़ाते जाएंगे समय कम होता जाएगा। अगर इसी 30 की जगह पे 60 मजदूर रख देंगे तो यहाँ पे ये 60 दिन का काम कितने दिन में हो जाएगा, 30 ही दिन में हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे जैसे हमने मजदूरों की संख्या बढ़ाई तो यहाँ पे समय घटने लगा, जैसे मजदूरों की संख्या घटाते जाएंगे समय ज़्यादा लगने लगेगा। यानी कि यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे घंटे बढ़ाते जाएंगे, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे में 60 किलोमीटर, 3 घंटे में 90 किलोमीटर, मतलब घंटा बढ़ा रहे हैं, समय भी बढ़ रहा है। तो जब एक राशि के बढ़ने के साथ साथ दूसरी राशि भी बढ़ती है तो वैसे अनुपात को क्या बोलते हैं, अनुलोम समानुपात। लेकिन जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती है तो वो क्या कहलाता है, प्रतिलोम समानुपात। जैसे हमने बताया ना कि अगर मजदूर बढ़ते जाएंगे तो समय घटता जाएगा। अगर 30 मजदूर 60 दिन में काम करते हैं तो अगर हम 60 मजदूर लगा देंगे तो और कम दिन यानी कि 30 दिन में वो काम कर देंगे। अगर हम कम मजदूर लगाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा। तो उल्टा चल रहा है ना, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे साथ साथ। तो जहाँ उल्टा चलता है वहाँ पे प्रतिलोम समानुपात और जहाँ पे सीधा सीधा चलता है वहाँ पे अनुलोम समानुपात। अब तीर कैसे लगाया जाता है, तीर जिधर बढ़ रहा हो, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में तीर लगाया जाता है। जैसे 1 से 2 हो रहा है तो हमने तीर इधर की ओर लगाया, इधर 30 से 60 हो रहा है तो तीर इधर की ओर लगाया। देखिए दोनों तीर एक दिशा में जा रहे हैं, यानी कि ये अनुलोम है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अनुलोम को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। अब समानुपात को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुलोम समानुपात। अब प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, इनवर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। चलो, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। समानुपात किसे बोलते हैं, दो समान अनुपातों को समानुपात बोलते हैं, ठीक है। जब दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें समानुपात बोलते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, पहला होता है अनुलोम समानुपात यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा होता है प्रतिलोम समानुपात यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि अनुलोम समानुपात क्या होता है, जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती जाती है तो वो क्या कहलाता है, अनुलोम समानुपात। लेकिन जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती जाती है तो क्या कहलाता है, प्रतिलोम समानुपात। ठीक, क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, उदाहरण मैंने दे दिया, आप लोग समझ सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा इसमें तो अभी जब क्वेश्चंस को हल कराएंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, मिटाने में काफ़ी टाइम चला जाता है, खैर कोई नहीं, झेलना तो पड़ेगा भाई। चलो भाई, क्या है पहला क्वेश्चन देखिए। और हाँ, एक चीज़ और देखिए, जो समानुपात होता है, जैसे हमने क्या बताया, 2:3, ठीक है, 2:3 समानुपाते 4 क्या बताया है, 6 ना। 2:3 समानुपात 4:6। तो इसमें क्या होता है, ये जो बीच वाले पद होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, मध्य पद। क्या बोलते हैं, मध्य पद, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मध्य पद। इसे क्या बोलते हैं, ये जो बाहर वाले दोनों पद हैं इन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य पद। क्या बोलते हैं, बाह्य पद। ये चीज आप याद रखिएगा, ये जो बीच वाले पद होते हैं उन्हें बोला जाता है मध्य पद, और ये जो किनारे किनारे वाले पद होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य पद। और एक चीज होता है कि मध्य पदों का गुणनफल हमेशा बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि अंदर अंदर वालों का गुणा जो है वो बाहर बाहर वाले के गुणा के बराबर होगा। तो देखिए अंदर अंदर वाला क्या है, 3 × 4 है ना, 3 × 4 = 12। देखिए 3 × 4 जो है
वो 2 गुणा 6 के बराबर होगा, 2 गुणा 6 के बराबर होगा। 3 चौका कितना होता है 12 बराबर 2 छंगे कितना होता है 12। ठीक है, यानी कि ये अनुपात क्या है सही है। तो क्वेश्चंस आते हैं कि ये चेक करके बताइए कि ये अनुपात सही है कि नहीं, मतलब ये समानुपात जो दिया है वो सही है कि नहीं। तो हमेशा करिए क्या मध्य पदों का गुणनफल अगर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है तो वो समानुपात सही है, यानी कि बीच वालों का गुणा किनारे वाले के गुणा के बराबर है तो समानुपात सही है। जैसे 3 चौका 12 2 छंग 12, तो ये समानुपात हमारा क्या है सही है। चलिए इसी पे आधारित क्वेश्चन करते हैं, अभी आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो बीच वाले को बोलते हैं मध्य पद और किनारे किनारे वाले को बोलते हैं बाह्य पद। चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या 2 4 5 10 चारों संख्याएं समानुपात हैं, समानुपात में हैं। कह रहा है कि क्या 2 4 5 और 10 चारों संख्याएं समानुपात में हैं। तो मैंने क्या बताया, इससे पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन, और उसके बाद मैंने क्या बताया है कि जो मध्य पद हैं अगर उनका गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होगा तो वो क्या होंगे समानुपात होंगे। तो ऐसे लिखिए कि 2 4 5 और 10 यदि समानुपात हैं तो मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ऐसे एक बार लिख लीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, यदि, ऐसे लिख लीजिए, यदि 2 4 5 10 यदि समानुपात हैं तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पद कौन से है 4 गुणे 5, तो 4 गुणे 5 मध्य पद यही है ना 4 5, तो 4 5 का गुणनफल जो होगा वो 2 और 10 के गुणनफल के बराबर होगा। बाह्य पदों का गुणनफल क्या है, बाहरी पद कौन से हैं 2 और 10 है, तो 2 गुणे 10, 4 पंजे कितना होगा 20 बराबर 2 धम्मा 20। तो यहाँ पे चूंकि, ऐसे लिख दीजिए, चूंकि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है, अतः 2 4 5 10 समानुपात में है। क्या है, समानुपात में है। ठीक, एकदम आसान है। ये तो आपको इतना मैंने समझाने के लिए बताया। 1 नंबर में आएगा बहुविकल्पी में, तो कुछ नहीं करना है, सीधे से बीच वाले का गुणा करो 4 पंजे 20 और बाहर वाले का गुणा करो 2 धम्मा 20, दोनों बराबर हैं तो वो समानुपात में हैं। अगर दोनों बराबर नहीं है तो वो समानुपात में नहीं है। ठीक है, या तो ऐसे करिए मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या तो ये कर लीजिए, मैं बताता हूँ, या तो ऐसे लिख लीजिए, दोनों तरीके आपको मैं बताते चलता हूँ। या तो ये कर लीजिए मध्य पद बाह्य पद, या तो ऐसे करिए 2, 4, 5, 10 यदि समानुपात हैं तो 2/4 बराबर 5/10, 2/4 बराबर 5/10। समानुपात मतलब क्या है 2:4 समानुपाते 5:10। यही कह रहा है कि 2 4 5 10 चारों संख्याएं समानुपात में हैं कि नहीं ये बताइए। तो अगर ये संख्याएं समानुपात में हैं तो क्या होगा 2/4 बराबर 5/10। देखो, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कि 1/2, 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर 1/2। तो जब 1/2 दोनों बराबर हैं तो क्या है समानुपात हैं, ये समानुपात हैं, लिख देना आगे। ठीक है, तो ये क्या है समानुपात में हैं, ऐसे ही आएगा। अब एक चीज़ ये कहेंगे सर ये बटे में कैसे आ गया, सब में कॉमा लगा था। भाई इसका मतलब ये क्या कह रहा है जानते हो कि 2:4 समानुपात 5:10, यही कह रहा है कि ये जो है क्या ये है
ये जो कॉमा कॉमा अलग अलग संख्या दिया है, क्या ये चीज़ ऐसा है? तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये 2:4 का मतलब क्या होता है, 2/4। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। 5:10 यानी कि 5/10। तो 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 काट दिए तो 1/2 आ गया। इधर 5/10 है तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 तो 1/2 आ गया। तो 1/2 बराबर 1/2 यानी कि ये क्या है, समानुपात है। ठीक, तो ये ऐसे करो, तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे मन में कर लो, जैसी इच्छा हो वैसे करो। चलो भाई, 1 नंबर में आए तो सॉल्व कर देना, मतलब कि अगर सॉल्व अधिक लघुत्तरी में आए तो, और बहुविकल्पी में आए तो क्या है, मन में ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि 2, 8, 5x समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात करिए। क्या दिया है, 2, 8, 5, x समानुपाती हैं, समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये संख्याएं अगर समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखिए यदि 2, 8, 5 और x समानुपाती हैं तो 2/8 बराबर 5/x हो जाएगा भाई। 2/8 बराबर 5/x। ये समानुपाती हैं, मतलब कहने का क्या मतलब है कि 2:8 बराबर 5:x, यही कह रहा है। ये समानुपाती हैं यानी कि 2:8 बराबर समानुपाते 5:x। तो ये कैसे लिखा जाता है, 2/8, और ये समानुपात को क्या लिखते हैं, बराबर 5/x। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि यदि ये चीज़ें समानुपाती हैं तो 2/8 बराबर 5/x। ये सीक्वेंस मत बदलना कि 2 या 8 की जगह पे यहाँ पे 5 लिख दो। ठीक है, चलो भाई, तो 2/8 बराबर 5/x। तो अब कर लो तिरछा गुणा, तिरेक गुणा, तो 2 में x का गुणा होगा तो 2 गुणा x बराबर 8 में 5 का गुणा होगा तो 8 गुणे 5, 2 गुणा x बराबर 8 गुणे 5, तो 2 गुणा x यानी कि 2x, तो 2x बराबर 8 पंजे 40, तो x बराबर क्या आ गया, 40/2, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0, तो क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, 20। x बराबर क्या आ गया, 20। ठीक है, तो x का मान हमारा क्या आ गया, 20, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, समझ में आए, एकदम आसान है कि यदि ये चीज़ समानुपाती है तो x का मान बताइए। तो मैंने क्या बताया है कि अगर ये चीज़ समानुपाती है तो क्या होगा, 2/8, मतलब 2:8 समानुपाते 5:x, यही कह रहा था। तो 2/8 बराबर 5/x, तो 2/8 बराबर 5/x किया तो 2 एकम 2, तो इधर तिरछा गुणा कर दो, तो 2x बराबर 8 गुणे 5, तो 2x बराबर 8 पंजे 40, तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, और यही हो गया हमारा आंसर। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल क्या होगा, 8 गुणे 5, तो 8 गुणे 5 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 2 गुणे x, तो 2 गुणे x, तो 8 पंजे 40 बराबर 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40/2, तो इसमें भी वही आएगा, 2 दूना 4, यानी कि इसमें भी x बराबर 20 आएगा। ठीक है, तो चाहे ये तरीका कर लो, चाहे ये तरीका कर लो, चाहे बटे में लिख लो, चाहे बाह्य पद मध्य पद कर लो, जो दिमाग में रहे वही कर लो। ठीक, चलो भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये मिटाने में पूरा टाइम चला जाता है यार, पता नहीं क्या कैसी स्याही है, मिट नहीं रही है। चलो कुछ समय बिताइए, लाएंगे स्मार्ट बोर्ड। ये समस्याएं फिर नहीं होंगी, फिर तो अच्छे रहेंगे, फिर ग्राफिक्स भी रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं 3D VD भी समझा सकता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। चलिए खैर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, देखिए कि 4 पुस्तकों का मूल्य 160 रुपये है तो 16 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि 4 पुस्तकों का मूल्य 160 रुपया है
तो 16 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब अनुपात समानुपात वाला जब चैप्टर होता है, जब समानुपात वाला, तो उसमें ऐसे लिखते हैं, क्या लिखिए, एक तरफ लिखिए पुस्तक और एक तरफ लिखिए मूल्य, एक तरफ लिखिए पुस्तक और एक तरफ लिखिए मूल्य। अब देखिए पुस्तक कितना कह रहा है, 4 पुस्तकों का मूल्य 160 रुपया है, तो पुस्तक कितनी हुई 4 और उसका मूल्य कितना कह रहा है 160 रुपया। तो 4 पुस्तक 160 रुपया है, तो 16 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब पुस्तक कितना कह रहा है 16 और मूल्य कितना कह रहा है, मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि माना इतने 16 पुस्तक का मूल्य कितना है x, तो इसे ही x मान लो। क्या चीज़ देखो कि 4 पुस्तकों का मूल्य 160 रुपया है, तो 16 पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा कि 4 पुस्तक 160 मूल्य और 16 पुस्तक में मूल्य कितना x मान लिए कि x इसका मूल्य होगा। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, हमको तीर लगाना है ऐसे बढ़ते हुए में, ठीक है। ये 4 से 16 की तरफ जा रहा है, देखो बढ़ रहा है ना, तो इधर तीर लगा दिए। अब इधर हमको नहीं पता है, इधर हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर 4 पुस्तक इतने रुपया का आ रहा है तो 16 पुस्तक उससे ज़्यादा ही का आएगा। इतना तो कॉमन सेंस हमको लगाना ही पड़ेगा कि अगर 4 किताब 160 रुपये की आती है तो 16 किताब कुछ ज़्यादा ही रुपया में आएगी, यानी कि इसमें भी तीर इधर ही जाएगा, x जो है 160 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस आपको पता होगा। तो जब दोनों तीर एक ही तरफ हैं तो वो क्या कहलाता है, अनुलोम समानुपात। कौन सा, अनुलोम समानुपात, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें कौन सा है, अनुलोम समानुपात, इसमें अनुलोम समानुपात लगा है। खैर इससे कोई मतलब नहीं था, ये आपको बता रहा था कि इसमें कौन सा समानुपात है, अगर पूछ ले कभी तो ये आप लोग बता सको। जब तीर एक ही दिशा में है, देखो जैसे किताब का बढ़े वैसे उसका दाम भी बढ़ गया, तो जब बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है तो वो अनुलोम है, और अगर बढ़ने के साथ साथ घटने लगे तो वो क्या हो जाता है, प्रतिलोम। तो चलो, तो 4/16 कर ले, इसे लिखेंगे 4/16 बराबर 160/x, 160/x। कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। 4/16 बराबर 160/x। अब काट पीट दो, इधर तिरछा तिरछा गुणा कर दो, तो 4 गुणा x बराबर 160 गुणा 16, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 160 गुणा 16/4, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो x बराबर क्या आ गया, 160 में 4 का गुणा करो तो 4 जीरो में 0, 4 छंगे 24 के 4, हासिल लगे 2, 4 एकम 4, 2 6, तो कितना आ गया 640 रुपये, ठीक है। और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो x बराबर इतने 640 रुपये, यानी कि 16 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 16 पुस्तकों का मूल्य कितना आ गया 640 रुपये। तो नीचे एक लाइन लिख दो, अतः 16 पुस्तकों का मूल्य 640 रुपये होगा, ठीक है। समझ में आया, एकदम आसान है। क्या चीज़ है कि 4 पुस्तकों का मूल्य 160 रुपये है, तो 16 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने एक तरफ लिखा पुस्तक, दूसरी तरफ लिखा मूल्य। पुस्तक कितनी थी, 4 थे, तो जब 4 पुस्तक थी तो मूल्य कितना था 160। फिर क्या कह रहा है कि 16 पुस्तकों का मूल्य बताइए, तो पुस्तक हमने लिखा 16 और मूल्य हमको नहीं पता था तो हमने x मान लिया, ठीक। अब बढ़ किधर रहा है, इधर, तो इधर की तरफ हमने तीर लगा दिया। इधर भी हम जानते, इधर तो पता नहीं था कि बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन कॉमन सेंस अगर थोड़ा भी लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि अगर 4 किताब इतने की है तो 16 किताब कुछ ज़्यादा ही पैसे की मिलेगी, तो ठीक है। तो ये इधर हमने बढ़ रहा है, तो इधर बढ़ रहा है क्योंकि x ज़्यादा होगा, तो हमने इधर की तरफ तीर लगा दिया, ठीक। अब उसके बाद 4/16 बराबर 160/x, ठीक। तो 4/16 बराबर 160/x, तो तिरछा तिरछा गुणा कर दिए, तो 4 गुणे x यानी कि 4x बराबर 16 गुणे 160, ये कर दिए। जब काट पीट दिए तो x बराबर क्या आ गया 640 रुपये। अतः 16 पुस्तकों का मूल्य 640 रुपया होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। चलिए, इतनी देर से कहे नहीं है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। और जो जैसा भी लगे, जहाँ भी आपको लगे कि हाँ सर ये वाला पॉइंट हमको नहीं समझ में आया या इधर ये समस्याएं हैं, देखिए आप अगर अभी समझाते के टाइम बता देंगे तो जब हम कल क्वेश्चन करेंगे चैप्टर के अंत में, जब भी क्वेश्चंस करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें हम उस पॉइंट को समझा देंगे। लेकिन आगे बढ़ जाने के बाद फिर वो संभव नहीं होता। अगर मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाने लगूंगा तो फिर संभव नहीं होगा ना कि पिछले चैप्टर में जाके उसके क्वेश्चन को बताया जाए, क्योंकि कोई लाइव क्लास तो चल नहीं रही है कि तुरंत बता दें उस चीज़ को।
ठीक है। तो उसमें समस्या होती है, उसमें फिर आप इंस्टाग्राम पर पूछिए तो वहाँ पे जवाब देंगे, लेकिन लिखित में रहेगा, अच्छे से जवाब दे देते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होती आपको समझने में। तो इसीलिए कहते हैं कि आज जैसे कोई कन्फ्यूज़न हुआ आप पूछ लीजिए तुरंत कमेंट के माध्यम से इंस्टाग्राम पे चाहे जहाँ, तो हम क्या करेंगे उसको अगली वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। लेकिन जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जब हम अगले चैप्टर पे जंप कर जाएंगे, फिर समस्या होती है, फिर नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि एक रेलगाड़ी 3 घंटा में 120 किलोमीटर चलती है तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यार यही क्वेश्चन है। क्या लिखो, एक तरफ लिखो घंटा, ठीक है, घंटा यानी कि समय, ठीक, एक तरफ लिखो घंटा यानी कि समय, और दूसरी तरफ क्या है, दूरी। देखिए एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो ये किलोमीटर क्या है, दूरी, दूरी किस में है, किमी में है। ठीक है, एक तरफ है घंटा यानी कि समय, दूसरी तरफ क्या है, दूरी यानी कि किलोमीटर में है। दूरी में लिख दीजिए, किलोमीटर मत लिखिए। ठीक है, चलो भाई, या केवल समय लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, तो समय कितना है, समय जब हमारा 3 घंटा है तो 3 घंटे में दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। 3 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो क्या कह रहा है कि 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। तो मान लेते हैं कि 5 घंटे में x किलोमीटर चलेगी। 3 घंटे में 120 किलोमीटर, तो 5 घंटे में x किलोमीटर, क्योंकि हमें पता है ना, यही ज्ञात करना है। अब इसमें तीर लगाना है, तीर लगाना ही बुद्धिमानी है भाई। इसको लगाने में दिक्कत अगर आप लोग कर दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसका ध्यान देना। 3 से 5 तो इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो मैंने इधर की तरफ तीर लगाया। अब देखो, अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ। अगर कोई रेलगाड़ी या कुछ भी 3 घंटे में इतनी दूरी चलती है तो 5 घंटे में और आगे चलेगी, और ज़्यादा ही जाएगी ना, कम तो जाएगी नहीं। तो 5 घंटे में और ज़्यादा जाएगी, यानी कि x जो है बड़ा है, यानी कि इधर की तरफ तीर लगेगा, छोटे से बड़े की तरफ तीर लगेगा, जो बड़ा होता है उधर ही तीर जाता है। तो 3 से 5 तो इधर 120 से x, ठीक है, तो इधर तीर लगा। अब तो 3/5 इधर हो गया, 3/5 बराबर 120/x, 120/x। ठीक है, जिधर तीर रहेगा नो का जो रहेगा उसका वो नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, चलो भाई, तो 3/5 बराबर 120/x, तो 3 गुणा x बराबर 120 गुणा 5। देखिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें कई तरीके के क्वेश्चन है, अभी आपको तीर वाला फंडा समझ में आएगा। 3 गुणा x बराबर 120 गुणा 5, तो 3x बराबर 120 गुणा 5, तो x बराबर क्या हो गया, 120 गुणा 5/3, तो 3 कम 3, 3 चौका 12, 40, तो x बराबर क्या आ गया, 40 में 5 का गुणा करो तो 4 पंचे 20, यानी कि 200 किमी। ठीक है, अतः x बराबर क्या आ गया, 200। अतः रेलगाड़ी 5 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है, समझ में आया। क्या था, दिया था कि एक रेलगाड़ी 3 घंटे में इतना चलती है तो 5 घंटे में कितना चलेगी, तो हमने लिखा कि 3 घंटे में 120, तो 5 घंटे में मान लिया x। अब 3 से 5 की तरफ जा रहा है तो इधर तीर लगाए, 120 से इधर x की तरफ जा रहा है तो इधर तीर लगाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि x बड़ा होगा। क्योंकि अगर 3 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में और ज़्यादा ही जाएगी, कितना जाएगी नहीं मालूम, तो इसीलिए ज़्यादा जाएगी, तो जिधर ज़्यादा है उधर ही हम तीर लगा देते हैं। तो 3/5 120/x हल कर लिए, तो x बराबर क्या आ गया, 200। अतः रेलगाड़ी 5 घंटे में 200 किलोमीटर जाएगी। चलो भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करा लेते हैं, इसमें कुछ था नहीं कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ। ठीक है, समानुपात आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि 15 मजदूर किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो उसी काम को 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे। क्या कह रहा है, एक तरफ लिखो मजदूर, ठीक है, एक तरफ लिखो समय या दिन, समय। 15 मजदूर जब लगे हैं तो क्या कह रहा है, 15 मजदूर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अगर 10 मजदूर लगेंगे तो काम कितने दिन में होगा, तो मान लेते हैं काम x दिन में होगा। 15 मजदूर थे, 30 दिन में काम करते थे, वो काम 30 दिन में कंप्लीट किए, तो अगर 10 मजदूर लगेंगे तो कितने समय लगेगा। तो चलो तीर अब किधर जाएगा,
इधर बढ़ रहा है ना भाई, देखो 10 से 15 बढ़ा इसलिए तीर इधर जाएगी। अब इधर कॉमन सेंस लगाओ, अगर 15 मजदूर किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो जब 10 ही मजदूर रहेंगे तो समय और लगेगा। भाई 15 मजदूर 30 दिन में करते थे तो अगर 10 ही मजदूर लगेंगे तो समय और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यानी कि ये तीर इधर जाएगा। अब समझ में आया फंडा तीर वाला। ये कौन सा है? प्रतिलोम अनुपात। कौन सा है इसमें? कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात है। इसमें प्रतिलोम अनुपात है, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्यों? देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जब समय बढ़ता था तो वैसे ही दूरी भी बढ़ जाती थी, दोनों तीरों की दिशा एक ही होती थी, तो वो अनुलोम अनुपात होता था। लेकिन इसमें क्या है कि मजदूर बढ़े तो समय घट गया, मजदूर घटे तो समय बढ़ गया। सीधी सी बात है, जब कम मजदूर रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इधर बढ़ रहा, इधर देखो समय 30 से ज़्यादा ही लगेगा, समय 10 मजदूर में ज़्यादा ही समय लगेगा, इसलिए इधर तीर आ गया इधर, और इधर मजदूर ज़्यादा थे जिधर, उधर हमने तीर कर दिया। चलो भाई अब देखो क्या होगा। मैंने क्या बताया है कि बटे में कैसे लिखेंगे। अब इसे बटे में ऐसे मत लिख देना कि 15/10 बराबर 30/x करके चले, अब भाई गलत हो जाएगा। यही समझना है, यही तीर वाला फंडा था। हमेशा ध्यान दो, ये नोक जिधर है वो नीचे तरफ रहता है। ठीक है, तो 10/15 ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 10/15। ठीक है, इधर से जा रहा है ना, तो ये पूंछ होती है वो ऊपर रहती है, जो तीर का नोक होता है वो नीचे रहता है। तो 10/15 बराबर, इधर पूंछ क्या है? 30 है, तो 30 बटा नोक क्या है? x। ठीक, हमेशा याद रखना तीर का जो ये नोक होता है वो नीचे रहता है। ठीक है, तो 10/15, तो इसमें 10/15 बराबर 30/x। अब लगाओ, तो 10 गुणा x, ऐसे तिरछा तिरछा गुणा होगा, 10 गुणा x बराबर 15 गुणा 30, 15 गुणा 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणा 30/10। तो 10 एक कम 10, 10 तियाई 30, तो x बराबर क्या आ गया? 15 तिया 45। यानी कि अतः 10 मजदूर कार्य को 45 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, अतः 10 मजदूर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 45 दिन में। समझ में आया? आसान है। क्या था कि कह रहा था कि एक क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 15 मजदूर किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने लिखा 15 मजदूर 30 दिन, 10 मजदूर x दिन, क्योंकि हमको पता नहीं था कि 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे। लेकिन अब जब तीर लगाने की बारी आई तो हमको पता चला कि 15 10 से बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उधर की तरफ ही तीर जाता है। अब इधर देखो समय में हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया तो पता चला कि भाई अगर 15 मजदूर हैं 30 दिन में काम कर रहे हैं, जब 10 ही मजदूर लगेंगे तो जाहिर सी बात है समय ज़्यादा लगने वाला है, तो जो ज़्यादा होता है उधर ही तीर जाता है, तो हमने तीर इधर से इधर किया। अब बटे में लिखते समय दिमाग लगाना है कि ये जो नोक होता है हमेशा वो नीचे की तरफ रहता है, तो 10/15, इसे 15/10 मत लिख देना, यहीं पर गलती होगी आपसे। इसे 10/15 लिखेंगे और इसे 30/x। ठीक है, तो 10/15 बराबर 30/x। जब हल कर लिए तो क्या आ गया? 45। अतः 10 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 45 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि 45 को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। क्या कह रहा है? 45 को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, 45 को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो चलिए ऐसे लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अनुपात बराबर क्या दिया है? अनुपात बराबर क्या है? 2:3। 2:3। तो अब मान लेते हैं कि संख्या क्या हो जाएगी? 45 को इतने भागों में विभाजित कीजिए, तो माना पहली संख्या, माना पहला भाग लिखो, पहला भाग बराबर क्या हो जाएगा? 2x, तथा दूसरा भाग बराबर क्या हो जाएगा? 3x।
ठीक है, क्या कह रहा है, 45 को 2 भागों में विभाजित कीजिए, मतलब इतने 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो अनुपात क्या था हमारा, 2:3। तो मान लिया कि माना पहला भाग होगा 2 था तो 2x, दूसरा भाग क्या था 3 था तो 3x। ठीक है, चलो भाई, तब क्या होगा, तब 2x में 3x जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 45 के बराबर हो जाएगा। 2x + 3x बराबर 45। इतना तो पता है ना भाई, 2 भागों में तोड़ा है, जब दोनों भागों को जोड़ देंगे तो 45 के बराबर होगा। यही तो प्रश्न कह रहा है ना कि 45 को इतने के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो मान लिया कि पहला भाग हो गया 2x और दूसरा भाग हो गया 3x। अब जब दोनों भागों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 को विभाजित किए हैं तो 45 हो जाएगा। तो 2x + 3x यानी कि 5x। तो 5x बराबर 45। तो x बराबर क्या आ गया, 45/5, यानी 5 × 5, 5 × 9 = 45, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 9। और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसमें तो समझाने वाला बात है नहीं, दोबारा समझा दिए हैं। चलो एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है, करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो उसे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 36 को 5:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। संख्या कौन सी है, 36। अनुपात क्या दिया है, 5:4, सॉरी 5:4। 36 को 5:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो ऐसे लिखिए, अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया है 5:4। ठीक है, तो अब मान लो कि माना पहला भाग, माना पहला भाग बराबर क्या हो जाएगा, 5। भाई पहला भाग क्या हो जाएगा, पहला भाग लिखो, पहली संख्या लिखो जो आपका मन हो। तो पहला भाग क्या हो जाएगा 5x, तथा दूसरा भाग बराबर क्या हो जाएगा 4x। पहला भाग मान लिया 5x और दूसरा भाग क्या हो गया 4x। तब 5x + 4x, 5x + 4x बराबर क्या हो जाएगा 36। 5x और 4x दोनों भागों को जोड़ देंगे तो 36 के बराबर होगा। तो 5 4 कितना होता है 9x। तो 9x बराबर 36, यानी कि x बराबर क्या हो गया 36/9। 9 × 9, 9 × 36, यानी कि x बराबर क्या हो गया 4। यही हो गया हमारा आंसर। सॉरी, ये आंसर नहीं हुआ। अब हमको भाग विभाजित करना है, भाग ज्ञात करना है ना। तो x बराबर लिख दो। तो अतः x बराबर जब 4 है तो अतः पहला भाग बराबर क्या हो जाएगा, पहला भाग क्या हो जाएगा 5x है, यानी कि 5 × 4 यानी कि 20, तथा दूसरा भाग बराबर क्या था 4x था, यानी कि 4 × x कितना है 4, यानी कि 4 चौका 16। अब जोड़ लो, 20 और 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा 36 आएगा। यही हो गया हमारा आंसर। ऐसे पिछले वाले में कर लेना। पिछले वाले में क्या था 2:3 था ना, यानी कि क्या था 5x बराबर 45 था, यानी कि x बराबर क्या आया था 9। तो जब x बराबर 9 आया था तो पहला भाग क्या हो जाएगा उसमें 2x था, तो यानी कि 2 × 9, यानी कि पहला भाग हो जाएगा 18 और दूसरा भाग क्या था 3x था ना, यानी कि 3 × 9 यानी कि 3 × 9 = 27। लिख लेना भाई, उसमें थोड़ा सा भूल गए थे। x बराबर इतना माना है तो निकाल दो। पहला भाग क्या है 5x है, यानी कि 5 × 4 20, दूसरा भाग 4x है, यानी कि 4 × 4 16। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का हुआ। पिछले क्वेश्चन में निकालना भूल गए थे। x बराबर 9 आया था तो मान रख देना, पहले भाग और दूसरे भाग में संख्या आ जाएगी। चलो और देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन है। हाँ है, एक और क्वेश्चन है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, फिर कल की वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं करा देंगे, 8-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। अब यही करेंगे, हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे। चलो भाई आते हैं 9वें पे। सॉरी कौन सा था, छोड़ो, जो भी है क्वेश्चन है देख लो क्या है। एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 3:2 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, ऐसे लिखो सॉल्यूशन। अनुपात क्या दिया है, अनुपात बराबर क्या दिया है 3:2। ठीक है, 3:2। उससे पहले ऐसे लिखो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, जिससे पता चले कि लड़के कौन है लड़कियां कौन है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बराबर क्या है, अनुपात कितना दिया है 3:2। कितना दिया है 3:2। चलो भाई
इतने अनुपात में पौधे लगाए। ठीक है, पौधे लगाने के लिए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बराबर ये है। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हैं, लिख लो भाई, कुल पौधों की संख्या बराबर कुल पौधों की संख्या बराबर क्या है, कितना दिया है कुल पौधे, 1500 पौधे दिए गए हैं। कुल पौधे कितने हैं, 1500 पौधे। ठीक है, कुल पौधे कितने हैं, 1500 हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि तब लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बताइए, कि मतलब लड़कों ने कितने पौधे लगाए और लड़कियों ने कितने पौधे लगाए, यही हमको बताना है। तो लिख लो कि माना लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर, माना लड़के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर क्या है, 3 है। देखो लड़के तथा लड़कियां, यानी कि पहले लड़के हैं और दूसरा वाला क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 है तो 3x। ठीक है, तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर 2 था, तो यानी कि 2x। देखो लड़के तथा लड़कियों, यानी कि ये लड़कों के लिए है 3 और दूसरा ये लड़कियों के लिए है। तो लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 3x तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 2x। तो 3 था तो 3x, 2 था तो 2x। अब लिख लो तब 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x, यानी कि लड़के और लड़कियों के जितने पौधे लगाए थे कुल कितने हैं, 1500 हैं। यही तो कह रहा ना कि लड़के तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 1500 है। तो हमने लिख लिया कि मान लिया था लड़के इतने लगाए थे और लड़कियां ये लगाई थी, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 1500 के बराबर हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना होता है, 5x। तो 5x बराबर हो गया 1500। तो x बराबर क्या हो गया, 1500/5। तो 5 1 5, 5 3 15, यानी कि 300। तो x बराबर क्या हो गया, 300। जब x बराबर 300 हो गया तो अतः लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर, लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3x है, यानी कि 3 गुणा, मार्कर बदल देते हैं यार, मार्कर नहीं चल रहा है। लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर क्या है, 3x है, यानी कि 3 गुणा x कितना निकाले हैं हम, 300। 3 गुणा 300 यानी कि 3 3 900। ठीक है, 900 पौधे ये लगाए हैं लड़कों ने, तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर क्या है, लड़कियों वाला कितना है, 2x है, यानी कि 2 गुणा x कितना है, 300। तो 2 गुणा 300 यानी कि 600 पौधे। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अतः लड़कों ने 900 लगाए, लड़कियों ने 600 पौधे लगाए। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। फिर से समझ लो क्या था, कि एक विद्यालय के लड़कों और लड़कियों ने अलग अलग 3:2 के अनुपात में पौधे लगाए। ठीक है, तो एक विद्यालय था, उसमें लड़कियां थे, लड़के लड़कियां दोनों ने मिलकर पौधे लगाए। और क्या कह रहा है कि 3:2 के अनुपात में पौधे लगाए। तो हमने लिख लिया कि लड़के तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात क्या है, 3:2 है। भाषा अपने से आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, लड़के तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात कितना है, 3:2। कुल पौधों की संख्या कितनी दी है, 1500। क्वेश्चन में देख लो, कुल पौधों की संख्या कितनी है, 1500 है। तब बताइए कि कौन कितना लगाया। तो हमने मान लिया कि माना लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या कितनी है, 3x। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है, यानी कि 3:2, 3 लड़कों के लिए है और 2 लड़कियों के लिए है। तो हमने मान लिया कि लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 3x और लड़कियों द्वारा पौधों की संख्या क्या है, 2x। अब दोनों को मिलाकर कितने पौधे लगे हैं, 1500, यानी कि 3x प्लस 2x बराबर 1500। हल कर लिए तो x बराबर क्या आ गया, 300। तो हमने मान लिया कि अतः लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या कितनी है, 3 गुणे 300, यानी कि 3 तिहाई 900 पौधे। तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या क्या है, 2 गुणे 300, यानी कि 2 तिहाई 600 पौधे। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। क्वेश्चंस भी हो गए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। हमने क्या सीखा, समानुपात। जब 2 अनुपात समान होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। समानुपात 2 प्रकार के होते हैं, अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। जब एक राशि के बढ़ने से
दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती है तो वो अनुलोम समानुपात कहलाते हैं। मतलब बढ़ने के साथ साथ जब बढ़ रहा हो और घटने के साथ साथ घट रहा हो तो वो अनुलोम समानुपात कहलाएगा। लेकिन अगर एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घटती है उसी अनुपात में तो वो क्या होते हैं? प्रतिलोम। जब उल्टा चल रहा, बढ़ने एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो वो क्या होता है? प्रतिलोम। और जब एक बढ़ने के साथ साथ दूसरा भी बढ़ रहा हो तो वो क्या हो? अनुलोम। ठीक, डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट में साथ साथ बढ़ते घटते हैं और इनवर्स में क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। चलो भाई, तो ये हो गया, हमने आज समानुपात वाला कॉन्सेप्ट समझा, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो कल वाले वीडियो में हम लोग हल करेंगे इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को। तो चलो भाई, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये इंस्टाग्राम है, आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी, क्योंकि कल वाली जब वीडियो बन जाएगी, एक बार रिकॉर्ड हो के अपलोड हो जाएगी, तो फिर जब अगले चैप्टर में हम लोग जंप कर लेंगे तब यहाँ पे ये वाले चैप्टर से क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाऊँगा वीडियो के माध्यम से। बाकी आप इंस्टाग्राम पर तो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये इंस्टाग्राम है और इधर है टेलीग्राम, तो दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।